अस्सलाम वालेकुम। जो आज टॉपिक हमने पढ़ना है, जैसे प्रीवियस नोट में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी और हमें क्लास बाउंड्रीज, क्लास इंटरवल्स, फ्रीक्वेंसीज़ ये सब के बारे में इल्म हो गया था कि ये कैसे डेवलप की जाती है। तो आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अगर हम ग्राफिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करें डाटा को और अरेंज करें ग्राफिक्स के बेस पे, तो हम तीन तरीकों से कर लेते हैं। एक हिस्टोग्राम के ज़रिए, ठीक है, और एक हमारा होता है पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जिसे हम लाइन चार्ट भी कहते हैं, और एक हमारा बार चार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अब इनमें क्या क्या फ़र्क है और इनके वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस में हमने क्या रखना है, इसके लिए हमें थोड़ी सी मतलब अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। जैसे कि मैं आपको बताते चलूँ कि हर किसी का वाई एक्सिस, भले वो हिस्टोग्राम का हो, भले वो लाइन चार्ट जिसे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कहते हैं उसका हो, या फिर आपका बार चार्ट का हो, सबका जो वाई एक्सिस है वो सेम है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी अब इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत सारी जगहों पर सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही चाहिए हो रही होती है। ठीक है, लेकिन सिर्फ बार चार्ट के अंदर एक फ़र्क है, और वो फ़र्क है कि हम इसके एक्स एक्सिस पे जो है क्लास इंटरवल रखते हैं। ठीक है, क्लास बाउंड्री नहीं रखते। ठीक है, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि बार चार्ट के अंदर हमारा एक्स एक्सिस क्लास इंटरवल होता है, नॉट क्लास बाउंड्री। ठीक है, अब आ जाती है बात आपके हिस्टोग्राम पे और आपके लाइन चार्ट पे। तो जो हिस्टोग्राम होता है ना आपका, उसका जो एक्स एक्सिस होता है वो आपका क्लास बाउंड्री से बनता है। ठीक है, इसी तरीके से लाइन चार्ट का भी जो वाई एक्सिस होता है वो भी क्लास बाउंड्री से बनता है। और मेक श्योर करें कि क्लास बाउंड्री के जितने भी जो डाटा होते हैं वो पॉइंट्स में होते हैं। आपको पता है ना कि एक हम लोअर लिमिट में एक डाटा माइनस करते हैं 0.5 और अपर लिमिट में प्लस करते हैं, तब हम क्लास इंटरवल से क्लास बाउंड्री में आते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं, कोई भी डाटा जो पॉइंट्स में आ रहा है, जो एक गैप्स नहीं है, उसके अंदर इंटरप्शंस नहीं है, तो वो कॉन्टिन्यूस डाटा होता है। ठीक है, और वो क्वांटिटेटिव डाटा की कैटेगरी में फॉल करता है, कॉन्टिन्यूस रैंडम डाटा होता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हिस्टोग्राम है और आपका लाइन चार्ट है, ये दोनों जो है आपके कॉन्टिन्यूस डाटा को इंडिकेट कर रहे हैं क्वांटिटेटिव डाटा पे। ठीक है, तो अब देखें आप कि जैसे हमारे पास कोई भी मतलब डाटा के अंदर जैसे कोई भी वैल्यूज हो, जैसे हमारे पास पूरी फ्रीक्वेंसी जो थी तकरीबन कहाँ से कहाँ तक थी, मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो थी वो तकरीबन आप कह दें कि हमारी फ्रीक्वेंसी कोई 18 तक थी, तो हम पूरे वाई एक्सिस को जो है ना अपने वो करीबन 20 तक रखते हैं, और 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15 और फिर 15 से 20। तो इस तरीके से हमारे ये सारे वैल्यूज़ जो हैं वो उसके अंदर अकोमोडेट हो जाएंगे। क्लास बाउंड्रीज़ की बात आई तो मैं दिखाती हूँ कैसे करते हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं कि 59.5 और 65.5 की जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी, वो हमारी फ्रीक्वेंसी तकरीबन 8 थी। ठीक है, तो हम ग्राफ के अंदर वाई एक्सिस पे जहाँ फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे 8 तक जो है अपने बार की हाइट खड़ा करेंगे। आप ये देख सकते हैं, ये 59 और ये 65, ये 10 से नीचे ही कोई वैल्यू बनेगी, यहाँ पर 8 बनेगा, तो यहाँ तक की बार खड़ा किया है। ठीक है, इसी तरीके से आपने सारों को जो है 65 से 71 तक जितनी हाइट होगी, ये 10 था इसकी फ्रीक्वेंसी, तो 10 पे खड़ा किया है। इस तरीके से ये 12 है, इस तरीके से ये 18 है, और ये टोटल कितने हैं तकरीबन, ये सारे वैल्यूज़ इस तरीके से आपने मतलब आपने इसमें फ्रीक्वेंसी वर्सेस क्लास बाउंड्रीज़ को यूज़ करते हुए इस तरह का एक बार टाइप का ग्राफ बनाना। लेकिन आप नोट करेंगे कि बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में एक फ़र्क होगा कि पहला फ़र्क तो ये है कि इनके एक्स एक्सिस जो है वो क्लास बाउंड्री से बनते हैं, और बार चार्ट का जो है वो क्लास इंटरवल से बनता है। और फिर आप दूसरा वाज़ेह फ़र्क जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि आपकी जो ये अपना बार्स है ना, इनके दरमियान में गैप नहीं होगा, क्योंकि एक वैल्यू जहाँ से खत्म होती है दूसरी वैल्यू वहीं से ही शुरू होती है। यही क्लास बाउंड्री का एक असूल होता है। ठीक है, तो ये आपका हिस्टोग्राम बनाने का तरीकाकार होगा। सेम एज लाइन चार्ट या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जिसे कहते हैं, ये कर्व चार्ट भी कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने हिस्टोग्राम बनाना सीख लिया तो आपने ये सीख लिया। हिस्टोग्राम आप पूरा वैसे ही ड्रॉ करेंगे, जस्ट इसके अंदर जो ये मिड पॉइंट्स जिसे हम क्लास मार्क्स कहते हैं, और वो हर बाउंड्री के हमने निकाले हैं पीछे, और हमें पता है कि ये कैसे निकाले जाते हैं। दो डाटा को प्लस करके डिवाइड जब हम 2 से करते हैं तो मीडियन पॉइंट निकल जाता है, जिसे हम क्लास मिड पॉइंट भी कहते हैं या क्लास मार्क्स भी कहते हैं। तो वो हम इसके अंदर प्लेस कर देंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि 59 और 65 का जो क्लास मार्क्स था वो कितना था, वो तकरीबन था आपका 62.5। तो ये इसका क्लास मिड पॉइंट था, क्लास मार्क्स था। तो हम उसको वहाँ पर उस ग्राफ में जस्ट इंडिकेट करते हैं। जब इस पे हम यहाँ पर देखते हैं 62.5 हमने यहाँ पे इंडिकेट किया, इनके ये सारे पॉइंट्स बना लेते हैं हम। इस तरीके से इनके दरमियान का क्लास मार्क्स क्या होगा, इनके दरमियान का क्लास मार्क्स क्या होगा, ये सारे पॉइंट्स हम इंडिकेट करते हैं। पूरा बनाते हैं हिस्टोग्राम की तरह है, लेकिन सिर्फ जो है ना इनके मिड पॉइंट्स को हम इंडिकेट कर लेते हैं। जब इंडिकेट करते हैं तो हम यहाँ से 0 से एक पॉइंट उठाते हैं और ये सारे मिड पॉइंट जोड़ना स्टार्ट करते हैं। जब हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा जिग जैग टाइप से एक कर्व चार्ट बनता है। इस कर्व चार्ट को हम लाइन चार्ट कहते हैं या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। तो हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज क्वाइट मच सिमिलर, बट बार चार्ट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो ये है कि हमारा बार चार्ट जो है ना वो सिर्फ क्लास इंटरवल लेता है अपने एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो जो क्लास इंटरवल लेता है ना, इसकी वजह से जो है ना इसके दरमियान जो गैप्स हैं वो डेवलप होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 60 से 65 की वैल्यू के बाद 66 से वैल्यू स्टार्ट होती है, 65 से ही नहीं स्टार्ट होती है। इस वजह से इन बार के
दरमियान गैप आ जाता है। तो मेरे बताने का मकसद ये है कि हम बार चार्ट में या बार ग्राफ में जस्ट फ्रीक्वेंसी वर्सेस क्लास इंटरवल को कंसिडर करते हैं, ठीक है। और अगर आप कैटेगोरिकली इनके डिफरेंसेस देखें हिस्टोग्राम के और बार चार्ट के, तो आपको ये पता चलता है एक तो डिफरेंस ये है कि इनके बार के दरमियान गैप नहीं होता, इनके बार के दरमियान गैप होता है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें तो वो वहाँ क्लास बाउंड्री हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और यहाँ पर हम क्लास इंटरवल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। लेकिन अब आप नोट करें तो जो 0.5 में डाटा होते हैं, जैसे कि हम पीछे इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि वो डाटा, वो रैंडम कंटिन्यूस डाटा जो होते हैं, जो कि क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ डाटा है, वो एक पॉइंट भी नहीं छोड़ते, उनकी वैल्यूज पॉइंट्स में भी होते हैं। तो क्लास बाउंड्री जो होती है वो पॉइंट में भी होती है और क्लास बाउंड्री को यूटिलाइज करता है हिस्टोग्राम। तो इसके अंदर जो डाटा की जो प्रेजेंटेशन होती है दोनों हैं क्वांटिटेटिव, ये जो डाटा के अंदर जो प्रेजेंटेशन होती है वो कॉन्टिन्यूस रैंडम क्वांटिटेटिव डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है, और वो नॉन कॉन्टिन्यूस होते हैं। आप ये याद रखिए कि हम नेक्स्ट चार्ट पढ़ेंगे पाई चार्ट। तो बार चार्ट और पाई चार्ट दोनों जो है वो आपकी क्वालिटेटिव डाटा को बताते हैं, इसमें आपकी नंबरिंग्स नहीं होती बल्कि क्वालिटेटिव डाटा के कैटेगरीज को बता रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो हिस्टोग्राम है आपका, इसके अंदर गैप्स नहीं होते और जो बार चार्ट है उसमें गैप्स होते हैं, ये तो हमें वाज़े फ़र्क पता है इसका। इसी तरीके से इसमें कॉन्टिन्यूस डाटा होता है, रैंडम कॉन्टिन्यूस डाटा होता है, उसमें नॉन रैंडम कॉन्टिन्यूस डाटा होता है। आप इनकी छोटी सी एक एग्जांपल भी देख सकते हैं, बार चार्ट में देखें किस तरीके से गैप्स हैं, इसमें गैप्स नहीं है, ठीक है। तो ये थे आपके हिस्टोग्राम, लाइन चार्ट यानी जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कहलाता है, और बार चार्ट। अब आ जाती है बारी पाई चार्ट। पाई चार्ट के लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट पुट करनी होती है, ठीक है। पाई चार्ट के लिए, पाई चार्ट इज़ नॉट ए इजी जॉब। और पाई चार्ट के लिए आपको एफर्ट इस तरह पुट करनी होती है कि आपको क्लास इंटरवल्स जब दिए जा रहे हैं और फ्रीक्वेंसी दी जा रही है तो आपको CRF बनाना होता है, ठीक है। और आपको मैं बता चुकी हूँ कि CRF बनाने के लिए सबसे पहले आपको कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, ठीक है। जब CRF किस तरह बनाते हैं, CRF हमें बनाने के लिए हमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए और हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल सम पता होना चाहिए। और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आपको मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि वो किस तरीके से बनती है। जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आई है उसको आप डिवाइड कर देंगे 60 से, यानी डिवाइड कर देंगे पूरी फ्रीक्वेंसी के सम से, तो हमारे पास CRF निकल आता है, ठीक है। जब ये CRF को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100% करते हैं ना, लेकिन अब हम यहाँ पे 100% नहीं करेंगे क्योंकि हम पाई चार्ट के लिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को जो है ना कंसिडर करते हैं और यहाँ पे हमें आंसर परसेंटेजेस में नहीं बल्कि डिग्रीज में चाहिए। तो हम यहाँ पर CRF को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 360 डिग्री से। तो हम 360 डिग्री से जब मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि क्योंकि पूरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो 360 डिग्री होता है, तो इसलिए हमारा सारा आंसर जो है वो डिग्रीज में आने लग जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये पाई चार्ट है कुछ इस तरीके का। यहाँ पर हमेशा पाई चार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये पूरा स्ट्रेट एंगल बनता है तो ये 180 डिग्री का होता है, और जब यहाँ पर ये पूरा मतलब कि क्वार्टर बनता है तो 270 डिग्री का, और जब कंप्लीट सर्कल होता है पूरा तो वो 360 डिग्री का होता है। अब आप देखें यहाँ पर इसमें जो पाई चार्ट के अंदर इंडिकेट करते हैं क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। पर वो किस डिग्री पे बनेगा ये हमें CRF मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री बताता है। अब जैसे 47.8 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका डिग्री जो है वो करीबन जो है कौन सी वैल्यूज को इंडिकेट करता है, 60 से 65 विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 8। तो आपको बनाना है 47.8 डिग्री सेल्सियस। तो आप 0 से 90 के दरमियान ही कोई ये वैल्यू होगी। तो इस तरीके से आप जो है इसको इतने हिस्से को शेड कर देते हैं कि आपका ये 65 और 60 से दरमियान का जो इंटरवल है वो ये पाई चार्ट है। इस तरीके से आप तमाम डाटास को इस तरह देख के तमाम डिग्रीज के रेफरेंस से उनको अलाइनमेंट करते हो, तो ये आपका पूरा पाई चार्ट इस तरह डेवलप होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट और हिस्टोग्राम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।